और उसके बाद मैंने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी आपको पढ़ा दिया है कुछ, और इसकी प्रैक्टिस हम और भी फर्दर करते रहेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, कुछ आपके कम्युनिकेशन के लिए भी आपको कुछ एक्टिविटीज करनी है। लेकिन उससे पहले कम्युनिकेशन के बारे में हम जान लेते हैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको कम्युनिकेशन के बारे में जानना चाहिए, जिससे पहले आप कम्युनिकेशन कर पाए। ठीक है, so most of you have joined, so let's start the class. I'm going to go ahead and share the screen with you. Screen blank है, मैं वहां पर लिख के बताऊंगी क्या क्या चीजें मैं समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, ओके मैम। alright. Okay, so first thing first, what is communication? आखिर communication है क्या, ये चीज हमें सबसे पहले जाननी है। ठीक है, तो बेसिक इन डेफिनेशन अगर आप कम्युनिकेशन का लिखना चाहते हैं तो बेसिक डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं आप कम्युनिकेशन का? कम्युनिकेशन का बेसिक डेफिनेशन होता है कि जब आप अपने थॉट्स को, ठीक है, अपने थॉट्स को जब आप किसी और के सामने रखते हैं या किसी और को बताते हैं, इसी चीज को कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है, सो व्हेन यू गो अहेड विद द डेफिनेशन, communication is a process through which you can share our thoughts. one minute info yes, anybody else in waiting room? Oh, let me just admit these students in the class. Okay, yes, so as I was saying, communication is a process through which you can convey your thoughts. बच्चे माइक म्यूट रखिए सब कोई। yes, convey, you can convey your thoughts, or you can convey, or you convey your thoughts. yes, और मैसेजेस। ठीक है, आपका मेन तो यही है, मैसेज ही जाना है। मैसेजेस, 1 minute, let me just admit the student. yes, convey the messages or thoughts to someone or anyone. ठीक है, या तो anyone मतलब किसी को भी कर सकते हो या फिर किसी को कर सकते हो, इनमें से किसी को भी कर सकते हो। तो ये दोनों ही डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है ये बेसिक और बहुत ही मतलब आप ब्रॉड वे में है कि कम्युनिकेशन आप करते किस लिए हैं। तो बेसिकली कम्युनिकेशन हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो हमें क्या अलाउ करता है, हमें अलाउ करता है कि हम अपने मैसेज को या हमें हमारे जो थॉट्स हैं उनको हम किसी को भी सेंड कर सके। ठीक है, या फिर यहाँ पर जो है ना, कई बार रिसीवर भी लिखा रह सकता है इस डेफिनेशन में। समटाइम्स रिसीवर इज आल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, वी कैन सेंड द मैसेज टू आवर रिसीवर। ठीक है, ऑलराइट, सो दिस इज योर फर्स्ट डेफिनेशन दैट यू कैन नोट डाउन हियर। ये आपका पहला डेफिनेशन है कम्युनिकेशन का। सेकेंड डेफिनेशन जो है आपका कम्युनिकेशन का, जो आपको जानना है, दैट इज जो टेक्निकल कम्युनिकेशन का डेफिनेशन होता है उसको आप लिख सकते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस, 1 minute. yes, communication is the process through which सेंडर, जो आपका सेंड करता है मैसेज, सेंडर कन्वे देयर मैसेज और सेंड देयर मैसेज, दोनों लिख सकते हो, कन्वे या फिर सेंड देयर मैसेज टू द रिसीवर। ठीक है, ये दोनों ही डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। दोनों ही डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कोई भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ओनली डिफरेंसेस यहाँ पर आप जो यूज करेंगे। ठीक है, पहला डेफिनेशन जो है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच यू कैन कन्वे योर थॉट्स, मैसेज और मैसेजेस टू एनीवन, समवन और योर रिसीवर। ठीक है, मतलब आप अपने थॉट्स जब किसी और से कन्वे करते हैं, किसी और को बताते हैं, किसी और तक पहुंचाते हैं, तो इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, या फिर अगर हम टेक्निकल टर्म्स में कहें तो कम्युनिकेशन ऐसा प्रोसेस है
जो सेंडर को अलाउ करता है अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचाने। ठीक है, नाउ one more thing that is important here is communication is a cyclic process. कम्युनिकेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम साइक्लिक कहते हैं। ठीक है, साइक्लिक का मतलब क्या होता है? साइक्लिक का मतलब होता है जहां से ये प्रोसेस शुरू हुआ है, ठीक है, जहां से कम्युनिकेशन शुरू हुआ है वहीं पे जाके एंड कर जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन जो है वो जहां से शुरू हुआ है वो वहीं पे एंड कर जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें हैं जो आपको कम्युनिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। पहला, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच यू कैन कन्वे योर थॉट्स और मैसेजेस टू योर रिसीवर, टू एनीवन, टू समवन। किसी कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई एक भी लिख सकते हैं, या फिर टेक्निकल टर्म्स में आपका कम्युनिकेशन ऐसा प्रोसेस है, communication is a process through which sender conveys their message to the receiver। ठीक है, सेंडर जो है हमारा मैसेज दे सकता है अपने रिसीवर को। नाउ नेक्स्ट थिंग जो है दैट इज योर कम्युनिकेशन इज अ साइक्लिक प्रोसेस, मतलब कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जहां से शुरू होता है वहीं पे खत्म होता है, जिसका एक साइक्लिक मोशन बनता है। इसीलिए हम यहाँ पर कम्युनिकेशन को एक साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट थिंग, थ्रू अ डायग्राम आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ द प्रोसेस वर्क्स। किस तरह यहाँ पर ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस वर्क करता है, वर्किंग हम देखेंगे एक बार डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमें कम्युनिकेट करना होता है, ठीक है, यानी कि मुझे कुछ आपको बताना है, दैट मीन्स कि मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है और मुझे ये आपको भेजनी है। दैट मीन्स कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, मेरे पास ये आइडिया है कि ये इंफॉर्मेशन आपके पास जानी चाहिए। दैट मीन्स द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ योर कम्युनिकेशन इज सेंडर गेट्स एन आइडिया। सेंडर के पास एक आइडिया आता है कि उसे ये इंफॉर्मेशन जो है ये सेंड करनी है किसे? रिसीवर को। ठीक है, रिसीवर कोई भी हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है, पूरा ग्रुप हो सकता है, जो भी है। सेंडर के पास ये आइडिया पहले से आ गया कि उसे ये मैसेज जो है ये किसी को भेजना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा हमारा? अब मैंने आइडिया तो ले लिया कि मुझे यहाँ पर सेंड करना है, लेकिन मैं जैसे तैसे तो नहीं सेंड कर सकती। मुझे सोचना होगा कि आखिर मैं किस तरह सेंड करूं कि आपको ये बात मेरी समझ में आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश में समझा रही हूँ या फिर हिंदी में समझा रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर उर्दू बोलने लगूं या फिर कोई और लैंग्वेज बोलने लगूं जो आपको समझ में नहीं आए, तो क्या आप समझ पाएंगे उस बात को? नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आपका जो सेंडर होता है उसको क्या करना होता है? उसको मैसेज को इनकोड करना होता है। इसे कहते हैं इनकोडिंग द मैसेज। इनकोडिंग द मैसेज, ये आपका सेकेंड स्टेप है जो कि सेंडर करता है। ठीक है, क्या करता है वो? मैसेज को एक ऐसे फॉर्मेट में डालता है जिससे आपका जो रिसीवर है, जब ये रिसीवर के पास पहुंचेगा तो उसे पता रहेगा कि इसे कैसे तोड़ना है, इसे कैसे समझना है। ठीक है, इस प्रोसीजर को कहते हैं इनकोड करना। इनकोडिंग का मतलब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मैं उसको किसी पजल के फॉर्म में या 0101 करके इनकोड करूं। इनकोडिंग का मतलब है कि जो भी मीडियम मैं यूज कर रही हूँ, मीडियम यानी कि जो लैंग्वेज हो गया, जैसे आपके जैसे मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिख रही हूँ, हिंदी में बोल के समझा रही हूँ, या फिर इमोजीज अगर मैं यूज करूँ। ठीक है, इमोटिकॉन्स जो आपके होते हैं दैट इज अ फॉर्म ऑफ योर लैंग्वेज एक तरह से। ठीक है, तो इस तरह का मीडियम जो मैं यूज कर रही हूँ आप तक बात पहुंचाने का, उसे मैं कहूंगी कि इनकोड करना। ठीक है, मैंने एक ऐसे लैंग्वेज में या एक ऐसे तरीके से अपना मैसेज फॉर्म किया जिससे आपको मेरी बात समझ में आ गई। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ योर कम्युनिकेशन प्रोसेस, दैट द सेंडर इनकोड्स द मैसेज। ठीक है, नाउ इसके बाद अब मान लो मेरे पास यहाँ पर मैसेज तैयार हो गया, पूरा अच्छे से एकदम अच्छे से मैंने लिख के रख लिया, या फिर कहीं भी एक जगह पर मैंने सोच के रख लिया कि यहाँ पर जो है मेरा जो मैसेज है इस तरीके से अगर मैं फॉर्म करूं तो मेरे रिसीवर को समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद मुझे आपको मैसेज सेंड करना है, लेकिन उससे पहले
मुझे एक चैनल खोजना होगा, यानी कि एक ऐसा मीडियम खोजना होगा जिसके थ्रू मैं आप तक ये मैसेज पहुंचा सकूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बताना है कि मेरी क्लास का टाइमिंग चेंज हुआ है, मान लीजिए 4 से 5 जो हमारी क्लास है, ये मुझे शिफ्ट करके मुझे बताना है कि 12 से 1 होगी ये क्लास, तो ये इंफॉर्मेशन क्या मैं कैसे सेंड करूंगी मैं आपको? अगर टाइमिंग चेंज होती है क्लास की तो ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ आती है? वेयर डू यू गेट द इंफॉर्मेशन? ग्रुप में मैम, एग्जैक्टली, आपका व्हाट्सएप मीडियम पर ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। ग्रुप जो बनाया गया है आपके पूरे जितने भी स्टूडेंट एनरोल्ड हैं आपके ब्रांच आपके बैच में, आप सेकेंड ईयर में, उनका एक ग्रुप बनाया गया है। और उसी ग्रुप में जो इन्फॉर्मेशन जिस भी टीचर को देना होता है, एनी चेंजेस दैट इज हैपनिंग इन द क्लासेस, या फिर मुझे सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन अगर देना होता है कि क्लास मैंने स्टार्ट कर ली है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इतनी सी भी इंफॉर्मेशन अगर मुझे सेंड करनी होती है, तो मेरा सबसे बेस्ट मीडियम आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने का होगा, वो है व्हाट्सएप ग्रुप, जो आपके सब कोई जिसमें इंक्लूडेड है, जिसको वहां पर मतलब इस मीडियम से अगर मैं इस चैनल के थ्रू अगर ये मैसेज पहुंचाती हूँ, तो चाहे आप मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हो या नहीं अटेंड कर रहे हो, आपको ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा। तो बीइंग अ सेंडर, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एक ऐसा चैनल खोजूं जिससे मेरा जो भी यहाँ पर रिसीवर है, रिसीवर चाहे कितने भी हो, उन सभी तक ये बात जो है पहुंच जाए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर चैनल खोजेंगे। 1 मिनट, यस, हम यहाँ पर चैनल खोजेंगे। किस लिए खोजेंगे? ताकि हम यहाँ से मैसेज सेंड कर सकें। ठीक है, थ्रू विच the message will be sent। ठीक है, जिसके थ्रू चैनल क्या करेगा, चैनल हमारा मैसेज, मेरा जो मैसेज है वो आप तक पहुंचाएगा। ठीक है, अब ये हो गया काम मेरा, मैंने मैसेज सेंड कर दिया। ठीक है, दीज आर द 3 स्टेप्स, या फिर आप चाहो तो एक स्टेप और ऐड कर सकते हो, जिसके चैनल के थ्रू आपने मैसेज सेंड कर दिया। अब यहाँ पर जो सेंडर का काम है वो खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ तक सेंडर का काम था, सेंडर को आइडिया मिला, उसको इंफॉर्मेशन है उसके पास, उसे आइडिया मिला कि ये मुझे भेजना चाहिए किसी को, फिर उसने इस मैसेज को इनकोड किया, एक फॉर्मेट में डाला जिससे समझ में आ जाए जिसके भी पास जा रहा है, और फिर एक चैनल खोजा जिसके थ्रू हर एक रिसीवर को ये पहुंच जाए। ठीक है, नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें एक ऐसा इसके बाद जो मेरा मैसेज गया, ठीक है, जैसे मैंने अगर टाइमिंग चेंज होने का मैसेज डाला, तो आप लोग मेरे रिसीवर हो गए, यानी कि यहाँ पर मेरा काम खत्म हो गया। मैंने यहाँ आपको मैसेज भेज दिया, तो यहाँ पर मेरा काम खत्म हो गया। अब किसका काम शुरू हुआ? आपका काम शुरू हुआ। ठीक है, मैंने यहाँ पर मैसेज भेजा, तो अब हुआ शुरू आपका काम। रिसीवर क्या करता है? रिसीवर यहाँ पर रिसीव करता है। रिसीवर will receive the message, रिसीवर का काम क्या है? वो यहाँ पर मैसेज रिसीव करेगा। ठीक है, सबसे पहला काम है रिसीवर का कि वो मैसेज रिसीव करेगा। तो उसने यहाँ पर मैसेज रिसीव कर लिया। मान लीजिए आपका नेट ऑफ है, ठीक है, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी मैसेज, तो क्या आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसके लिए आपका नेट ऑन, हाँ, उसके लिए आपका नेट ऑन होना चाहिए, उसके लिए आपके पास मोबाइल वर्किंग होना चाहिए, तब जाके आपको मैसेज मिलेगा। तो रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिसीविंग एंड पे जो भी इक्विपमेंट्स यूज कर रहा है, रिसीविंग एंड पे जो भी चीजें यूज कर रहा है, वो सभी सही रहे और उसके पास मैसेज अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया कंप्लीट, आप लोग को मैसेज मिल गया। अब सिर्फ मैसेज रिसीव करने से तो मेरा काम पूरा नहीं होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर मैसेज किसी काम के लिए भेजा है आपको। तो आपको क्या करना है? उस मैसेज को डिकोड करना है, क्योंकि जब यहाँ पर इनकोड हुआ है तो डिकोड भी होना चाहिए। और डिकोड कैसे होगा? डिकोड होगा जब हम यहाँ पर समझेंगे, जब हमारा जो रिसीवर है वो समझेगा कि यहाँ पर क्या बात की गई है, ये मैसेज में क्या भेजा गया है, इस जो मैसेज मेरे पास आया है इसमें क्या आया है, और इस मैसेज को क्यों भेजा गया है ये भी मुझे समझना है। यानी कि डिकोडिंग द मैसेज में आपका इस प्रोसीजर में करना क्या है? रिसीवर को
रिसीवर को समझना है कि आखिर ये मैसेज में क्या लिखा है सेंडर ने, और इस मैसेज को पढ़ने के बाद मुझे क्या एक्शंस लेने हैं, क्या प्रॉपर एक्शंस लेने हैं, ताकि मैं यहाँ पर सेंडर को बता पाऊं कि मैंने उसका मैसेज समझ लिया। ठीक है, जो आता है आपके नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज सेंडिंग अ प्रॉपर फीडबैक टू योर सेंडर। ठीक है, सेंडिंग अ प्रॉपर फीडबैक टू सेंडर। सेंडर, यही वाला सेंडर जो सेंडर ने आपको मैसेज भेजा, इसी को आपको क्या करना है, एक प्रॉपर फीडबैक देना है। प्रॉपर फीडबैक का क्या मतलब हुआ कि इस तरह मुझे यहाँ पर फीडबैक देना है जिससे जो मेरा रिसीवर है, जिससे जो मेरा सेंडर है, वो ये समझ जाए कि मैंने उसकी बात समझ ली पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये मेरा सेंडर का, रिसीवर का काम हो गया पूरा। तो ये जाएगा किसको, ये जाएगा आपका सेंडर को। तो ये हो गया आपका साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट, जिससे शुरू हुआ था, सेंडर से शुरू हुआ था, और उसी पे जाके आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, नाउ anyone who is having any doubt in anything that I have taught you till now, ये स्क्रीन पे जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, इनमें से कोई भी ऐसा चीज जो आपको नहीं समझ में आया, लेट से ज्वाइन किए हैं तो प्लीज रीड कर लीजिए। ठीक है, पूरा सा रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल होगा, पहले पढ़ लो, अगर जो डाउट हो रहा है स्पेसिफिकली वो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए, डाउट नहीं है तो नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो है आपका, दैट इज योर द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं आपके, एंड प्लीज मेक अ नोट इफ यू वांट टू कीप इट विद यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीजें तो नहीं बता पाऊंगी आपको। ठीक है, तो जितना बता रही हूँ, जितना बोल रही हूँ, याद नहीं रहेगा, तो अगर आपको याद रखना है तो उसके लिए आप नोट्स बना लो। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है आपका, सेंडर। ठीक है, पहला कंपोनेंट है आपका सेंडर। अब सेंडर को आप डिफाइन अगर करोगे तो सेंडर को कई बार इनकोडर भी बोला जाता है। तो इफ यू आर गिवन अ क्वेश्चन, और या फिर कोई आपसे अगर पूछे कि इनकोडर क्या होता है, तो सेंडर का डेफिनेशन ही आप बताएंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पर सेंडर के 3 डेफिनेशन या बहुत सारे डेफिनेशन पॉसिबल है। जिस भी आप अलग अलग फॉर्मेट अगर पढ़ोगे, कम्युनिकेशन के बहुत सारे मॉडल्स हैं, उसमें आप पढ़ेंगे तो अलग अलग टाइप के डेफिनेशन आपको मिल जाएंगे। लेकिन बहुत ही बेसिक तरीके से अगर हम समझाएं तो सेंडर इज द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज। ठीक है, जो मैसेज सेंड करता है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सेंडर इज द पर्सन हु स्टार्ट्स द कम्युनिकेशन। ठीक है, ये दोनों ही डेफिनेशन पॉसिबल है, दोनों ही बहुत सिंपल है, और इन दोनों को आप कंबाइन करके भी लिख सकते हो। ठीक है, सेंडर इज द पर्सन who starts the messages who starts the communication by sending the message। ठीक है, now टेक्निकल टर्म्स में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, या फिर थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज में, या फिर थोड़ा सा एलैबोरेट करके अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सेंडर इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, और सेंडर इज द पर्सन हु हैज इंफॉर्मेशन, जिसके पास इंफॉर्मेशन है, एंड they want to convey the information or send the information to someone else। वो मैसेज क्या करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं। so they send it by encoding it properly and using an appropriate channel। ये आपका elaborated definition हो गया। ठीक है, the sender is the person who has the information which the information that they want to convey to the receiver, so they encode it in a proper format and send it in through a appropriate channel। ठीक है, if you want I can write it down in the chat box। यहाँ मैं chat box में लिख दे रही हूँ आपका सेंडर का डेफिनेशन। ठीक है, जो बड़ा वाला बताया, छोटा वाला तो आपको याद रह ही जाएगा। सेंडर इज द पर्सन who starts the communication, sender is the person who sends the message, और दोनों को कंबाइन कर दिया तो सेंडर इज द पर्सन who starts the communication by sending the message to the receiver। ठीक है, या फिर elaborated form में आप तीनों स्टेप जो फॉलो अप होते हैं, यहाँ पर जो तीनों स्टेप्स लिखे गए हैं। ठीक है, सेंडर क्या कर रहा है, यहाँ पर आइडिया है उसके पास, उसने इनकोड किया उसे,
और फिर एक चैनल खोजकर जो कि सबसे ज्यादा बेटर है, सबसे ज्यादा सही है, उसके थ्रू उसने यहाँ पर रिसीवर को सेंड कर दिया। ठीक है, ये सभी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं हाउएवर यू वांट टू डिफाइन इट। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट इज योर मैसेज। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका कम्युनिकेशन का, वो आपका मैसेज है, यानी कि वो इंफॉर्मेशन जो आप सेंड करना चाहते हैं। बीइंग अ सेंडर, आप इंफॉर्मेशन जो सेंड करना चाहते हो, बीइंग अ रिसीवर, जो इंफॉर्मेशन आप रिसीव करते हो, ये दोनों ही चीजें आपका मैसेज है। सो मैसेज अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो आप डिफाइन करोगे दैट मैसेज इज द इंफॉर्मेशन दैट इज सेंड बाय द सेंडर टू द रिसीवर। ठीक है, ये टेक्निकल डेफिनेशन होगी। या फिर आप लिख सकते हो सिंपली, सेंडर इज मैसेज इज द इंफॉर्मेशन दैट इज कन्वेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, एक पर्सन से दूसरे के बीच में ये जो मैसेज भेजा जा रहा है, जो इंफॉर्मेशन भेजा जा रहा है, उसी को हम मैसेज कहते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड कंपोनेंट इज योर चैनल। ठीक है, चैनल जो होता है वो आपका किस जरिए से आपने यहाँ पर कम्युनिकेट किया, जैसा कि मैंने बताया। नाउ डू नॉट गेट कंफ्यूज, कई बार आप देखेंगे कि मीडियम और चैनल दोनों सेम लिखा गया है, कई बार अलग अलग लिखा गया है। तो चैनल इज द मीडियम थ्रू विच यू कम्युनिकेट, बट अगर यहाँ पर मीडियम अलग लिखा गया है, इसका मतलब ये कि वो उस लैंग्वेज को या वो इस सोर्स को बोल रहा है जिसके थ्रू आपने इनकोडिंग की है। ठीक है, मान लीजिए आपने इनकोडिंग की है इंग्लिश में, यानी कि आपने एक मैसेज भेजा है इंग्लिश में, तो उस इंग्लिश लैंग्वेज को आप कहेंगे वहां पर मीडियम, और आपने वो मैसेज भेजा है व्हाट्सएप के थ्रू, तो व्हाट्सएप आपका चैनल हो गया। ठीक है, तो अगर आपको इसमें डिफरेंशिएट करने बोला जाएगा तो इस तरह आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो मीडियम होता है, द मीडियम इज the way through which you communicate or the language through which you communicate or through symbols you communicate। ठीक है, लेकिन चैनल होता है, चैनल इज different mediums through which you communicate, for example face to face communication, या फिर आपका टेली कम्युनिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, या ओरल कम्युनिकेशन, आपका फोन कॉल हो सकता है, ये सभी आपके चैनल्स हैं। ठीक है, ना channel हो गया, if you want to define channel, channel is through which you send the message or through which the sender sends the message to the receiver। ठीक है, ये आपका टेक्निकल डेफिनेशन इतना काफी। इसका एग्जाम्पल लिख देंगे, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप एग्जाम्पल लिख देंगे फेस टू फेस, या फिर आप बता सकते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो गया आपका, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, फोन कॉल हो गया, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन हो गया, ये सारे आपके चैनल। ठीक है ना, रिसीवर विल रिसीव द मैसेज। आपका रिसीवर जो है ये आपका चौथा कंपोनेंट है। रिसीवर क्या करता है, रिसीवर को अगेन यहाँ पर जब सेंडर को हम इनकोडर लिख सकते हैं तो रिसीवर को डिकोडर भी लिख सकते हैं, वो पर्सन जो डिकोड कर रहा है। तो रिसीवर और डिकोडर को अगर आप डिफाइन करेंगे तो आप दोनों तरह से सिंपल लैंग्वेज में अगर लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे कि रिसीवर और डिकोडर इज द पर्सन who receives the message that is sent by the sender, और receiver is the person who decodes or interprets का मतलब समझना, interprets the message that is sent by the sender। ठीक है, also if you want to include the feedback, जैसे यहाँ पर 3 प्रोसीजर का मैंने सेंडर का बताया था, सेम वे में आप रिसीवर का भी लिख सकते हैं डेफिनेशन। रिसीवर इज द पर्सन who receives the message, interprets or understands the message and sends a proper feedback to the sender। ये तीनों चीजें इंक्लूड कर देंगे तो आपका फुल डेफिनेशन हो जाएगा सेंडर का। ठीक है, लास्ट थिंग इज योर फीडबैक। Feedback is your last component of communication and feedback is the most important। मैम हम बोल सकते हैं डिकोडिंग में मैम कि जो सेंडर जो हमको मैसेज भेजा उस मैसेज को समझना एक तरह से। डिकोडिंग का मतलब वही हुआ। ओके मैम। डिकोडिंग का मैम आपका आवाज प्रॉपर्ली नहीं आ रहा है। वीडियो आ रहा है या बिल्कुल कट कट के आ रहा है? कट कट के आ रहा था, अब ठीक आ रहा है मैम। ओके, यस, टेलिंग कि आपका जो मैसेज है, ठीक है,
डिकोडिंग का मतलब ही यही होता है कि जो मैसेज मैंने आपको सेंड किया, जैसे मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख दिया है कम्युनिकेशन का, तो ये मेरा मैसेज है जो आपने रिसीव कर लिया। तो इसको आप समझोगे कि आखिर मैम ने ये जो लिखा है डेफिनेशन, इसमें क्या क्या चीजें लिखी गई हैं और इसमें क्या क्या चीजें जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। फिर आप मुझे फीडबैक भेजोगे। फीडबैक क्या भेजोगे? अगर समझ में आ गया तो आपके पास डाउट नहीं होंगे, तो आप बोलेंगे कि कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया। अगर डाउट्स हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया है, दैट मीन्स कि आप क्या करेंगे, आप मुझे फीडबैक में यहाँ पर अपने डाउट्स भेजेंगे। तो फीडबैक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन प्रोसीजर। ठीक है, फीडबैक जो होता है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि अगर फीडबैक सही से गया सेंडर के पास, तो इसका मतलब ये है कि सेंडर को समझ में आ जाएगा कि मैंने जो मैसेज भेजा है वो रिसीवर ने उसी तरह समझ लिया है जिस इंटेंशन से मैंने यहाँ पर उसे भेजा है। ठीक है, मान लीजिए अगर मेरा इंटेंशन ये है कि आप यहाँ पर काम कंप्लीट कर ले विद इन ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, तो अगर मैंने यहाँ पर मैसेज भेज दिया और आपने मुझे क्या किया, आपको मुझे यस मैम बोलने की जरूरत नहीं है, आपको मुझे इंफॉर्मेशन सेंड करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे अगर वो काम करके टाइम पे दे देते हैं, दैट मीन्स ऑल्सो इट इज अ फीडबैक दैट शोज मी कि आपने मेरी बात सही से समझ गए। ठीक है, तो फीडबैक जो होता है, अगर फीडबैक अप्रोप्रिएट नहीं आया, अच्छे से फीडबैक, अच्छा फीडबैक नहीं आया, इसका मतलब कि यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोसीजर जो है, कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो सही से नहीं हुआ। या तो सेंडर एंड पे प्रॉब्लम हुई, ठीक है, या फिर सेंडर ने मैसेज सही से भेजा नहीं, सही से इनकोड नहीं किया, या चैनल में कोई प्रॉब्लम आ गई, हो सकता है नेटवर्क इश्यूज के कारण आप नहीं सुन पाए मेरी बात, या फिर आपका जो चैट बॉक्स है उसमें कुछ इंक्रिप्शन आ गया, ठीक है, उसमें कुछ परेशानी आ गई, चैट बॉक्स में कुछ नहीं दिख रहा है आपको, मैसेज दिख ही नहीं रहा है, तो ये सारी चीजें आपके चैनल में प्रॉब्लम हो सकती है, ये सेंडर एंड से प्रॉब्लम हुई। ठीक है, रिसीवर एंड से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हो सकता है कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको अगर सही समझ में नहीं आया, आपने क्लैरिफाई नहीं किया, मान लीजिए मैंने आपको असाइनमेंट बोला कि 7 दिन में भेजना है, आप नहीं समझ पाए या आप नहीं सुन पाए ये बात मेरी, डाउट पूछने के बजाय आप वहां पर बैठे रह रहे हैं, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर नहीं जवाब दिया कुछ, दैट ऑल्सो मीन्स कि यहाँ पर आप फीडबैक नहीं दे रहे हैं, और फीडबैक ना मिलने के कारण सेंडर जो है वो ये समझेगा कि मेरा मैसेज शायद उनके पास पहुंचा नहीं, या फिर वो मैसेज कहीं चैनल के बीच में फंस के रह गया, या डिस्टर्ब हो गया, या नॉइज उसमें चला गया। ठीक है, तो सेंडर ही जो है, सॉरी, जो फीडबैक है वही बताता है सेंडर को कि हमारा जो साइक्लिक प्रोसीजर है कम्युनिकेशन का, वो कंप्लीट हो गया है और अच्छे से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं आई। ऑल राइट, तो ये आपके 5 कंपोनेंट्स है कम्युनिकेशन के। ठीक है, कई बार आपको 6 कंपोनेंट्स मिलेंगे, वो मीडियम जो लैंग्वेज सिंबल जो आप यूज करते हैं वो भी कई बार बहुत लोग लिखते हैं 6th कंपोनेंट में, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये सारा आपका बेसिक इंफॉर्मेशन था। एंड ऐसा मत सोचिएगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन कई बार बहुत काम आती है व्हेन यू आर कन्वेइंग योर मैसेज, जब आप स्पीच देते हैं, जब आप कोई भी पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी व्हेन यू आर गोइंग टू यूज दिस इन प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, जब ये कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है ये प्रैक्टिकल लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये प्रोसीजर जानना कितना जरूरी है। ठीक है, और कितने कम लोग इस प्रोसीजर को जानते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी जिसमें आपको अगर डाउट है तो आप एक बार हैंड रेज कर लीजिए बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ऑल राइट, सो आई थिंक कि आप लोग ये चीज समझ गए हैं यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर हम यहाँ पर देखो, क्लासिफिकेशन जो होता है वो अलग अलग बेसिस पे होता है। ठीक है,
अलग अलग बेसिस पे होता है। कई बार क्लासिफिकेशन आपका मैसेज पे डिपेंड करता है, कई बार क्लासिफिकेशन आपका मीडियम पे डिपेंड करता है, कई बार चैनल पे डिपेंड करता है। तो अगर हम यहाँ पर मीडियम के बेस्ड पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो मीडियम के बेस्ड पे आपका 2 तरीके का कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, 2 तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस हियर। ये पता नहीं सीधा जा रहा है या टेढ़ा जा रहा है, लेकिन जैसा भी है हम इसको ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है, दैट इज योर वर्बल। ये मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट, किस लैंग्वेज को यूज करके या किस सिंबल्स को यूज करके आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया आपका वर्बल कम्युनिकेशन एंड दूसरा पार्ट हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब आप वर्ड्स यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, जब आप वर्ड्स यूज करते हैं तब आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स यूज नहीं करते हैं। अगर आप बोल रहे हैं तो आपकी पिच, आपकी टोन, ये सारी चीजें भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बताती हैं। ठीक है, किस तरीके से आप यहाँ पर बोल रहे हैं ये डिफाइन करता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन को आई विल एक्सप्लेन इट, डोंट वरी, इन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी। वर्बल कम्युनिकेशन आपका 2 तरीके का होता है। पहला होता है योर ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, जब आप बोल के कम्युनिकेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या? ओरल कम्युनिकेशन। ये हमारा पहला टाइप हो गया। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब बता दिया, जैसा कि आप जब बोल के कम्युनिकेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में आप जो मीडियम्स यूज करते हैं वो बहुत सारे वाइड रेंज के मीडियम्स हैं आपके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, आपका फोन कॉल्स हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, ये सारे आपके ओरल कम्युनिकेशन में आते हैं। नेक्स्ट इज योर रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन आपका चैट बॉक्स जो हो गया, ठीक है, जो आपके चैटिंग एप्स होते हैं या मेन मैसेजेस होते हैं जो आपके फोन में गिवन होता है उसका ऑप्शन, ठीक है, ये सारे आपके रिटन कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन हो गया। बुक्स हो गई, बेसिकली बुक्स हो गई, जो आपकी नोटबुक्स हो गई, ये आपका वर्ब रिटन कम्युनिकेशन उससे भी बताते हैं। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली 2 ही पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज योर ओरल कम्युनिकेशन एंड सेकंड इज योर रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, दोनों चीजों में ही, चाहे आप ओरली कम्युनिकेट कर रहे हैं चाहे आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दोनों बेसिकली आपको वर्ड्स और लैंग्वेजेस का यूज करना है। ठीक है, आप यहाँ पर किसी भी भाषा का प्रयोग करें, लेकिन दोनों में आपको एटलीस्ट कोई ना कोई लैंग्वेज का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। सो वेयर यू यूज लैंग्वेज, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेयर यू यूज लैंग्वेजेस फॉर कम्युनिकेटिंग। अगर आप लैंग्वेज का कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत सारे टाइप का होता है। वी आर गोइंग टू ब्रीफली डिफाइन इट। यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं हम उसको ब्रीफली डिफाइन करते हैं। ठीक है, गिव मी अ मिनट। यस, इतना लेट से कौन स्टूडेंट आ रहा है? बच्चे, अगर नेटवर्क इशू होता है ना तो एक बार मुझे बता दिया करो। ठीक है, आप लोग बताते नहीं हो तो मुझे पता नहीं चलता है कि किसका नेटवर्क इशू आ रहा है, फिर मुझे लगता है कि आप लोग लेट से ज्वाइन कर रहे हैं। ऑलराइट, सो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें होती हैं? जब आप अगर इसको क्लासिफाई करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड रहती हैं, लेकिन बेसिकली वर्बल कम्युनिकेशन तब होता है जब आप यहाँ पर वर्ड्स के अलावा, लैंग्वेजेस के अलावा, जब बाकी चीजों से आप कम्युनिकेट करते हैं
तो उन्हें हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो पहला जो टाइप होता है दैट इज योर फेशियल एक्सप्रेशन। पहला टाइप जो होता है वो होता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि आप जिस तरह आपके फेस का एक्सप्रेशन रहता है इन सब चीजों से जब आप बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका यहाँ पर जो जैसे आपने ये चीज देखा होगा, ये रियल लाइफ सिनेरियो में बता रही हूँ, फेशियल एक्सप्रेशन आपका क्या होता है। मान लीजिए आप आपने ये चीज नोट की होती है, जब एग्जाम्स चलते हैं, एग्जाम्स में अगर किसी बच्चे को चीटिंग करनी होती है और टीचर वहीं पर घूम रही है उसके सीट के पास, और ऑब्वियस सी बात है कि उसे आ नहीं रहा है कुछ लिखने के लिए, तो वो लिखता नहीं है। तो वो क्या करता है, वो इस तरह बैठे रहता है या फिर ऐसे करके बैठे रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ये दिखाना चाहता है कि वो आंसर अभी सोच रहा है और सोच के फिर लिखेगा। तो ये आपका फेस का एक्सप्रेशन बताता है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन ऐसा दे रहा है जैसे कि यहाँ पर ये सोच रहा है और उसके बाद फिर ये लिखेगा। अगर मान लीजिए कि आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो आपका एक अलग एक्सप्रेशन होता है। आप बहुत ज्यादा खुश हैं किसी चीज को लेके, तो आपका अलग एक एक्सप्रेशन होता है। ये सारे फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं ये सारे आपके इमोशंस को एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। आपका जिस भी तरह का इमोशन रहेगा, चाहे आप हैप्पी हैं, चाहे आप सैड हैं, चाहे आप अ, परेशान हैं, आप एंशियस हैं, आप नर्वस हैं, ये सारी चीजें आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाती है, ठीक है। आपका फेशियल एक्सप्रेशन। एंड वन मोर थिंग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो आप जानबूझ के नहीं करते हो, ठीक है। पूरे कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो आपके कंट्रोल में नहीं रहती है। अगर आपको इसे कंट्रोल करना है तो ये सबसे डिफिकल्ट काम होता है, ठीक है। क्योंकि आपका अगर ओरल कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, मान लीजिए आप बोल नहीं पा रहे अच्छे से, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है या आपको लैंग्वेज नहीं आती, तो आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपके फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे नहीं है, यानी कि आपका फेस देख के ही समझ में आता है कि आप बहुत ज्यादा नर्वस हैं, आप बिल्कुल भी अपना परेशानी नहीं छुपा पाते हैं, तो ये चीज आपके लिए बहुत ही खराब हो सकती है। अगर आप स्पीकर एंड पे हैं, अगर आप मान लीजिए आप स्टेज पे खड़े हैं स्पीच देने के लिए, और वहां पर आपके फेशियल एक्सप्रेशन से आपकी ऑडियंस समझ जाएगी कि आप यहाँ पर अच्छे से कंफर्टेबल नहीं हैं, आप बहुत ही परेशान हैं, आप नर्वस हैं, आप नहीं बोल पा रहे हैं कुछ भी, ये चीज आपके लिए भी अच्छा नहीं है, आपकी ऑडियंस के लिए भी अच्छा नहीं है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, मतलब मान लीजिए जो आपका एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन है, हैप्पी होना, खुश होना या उदास होना, इससे जो आपके एक्सप्रेशन आते हैं वो कोई आपको सिखाता नहीं है। ऐसा नहीं कि बचपन में आपको सिखाया गया है कि आपको अगर खुश रहना है या खुश वाला फेस दिखाना है तो आपको स्माइल करना चाहिए। ये चीज आपको किसी ने बताई नहीं है, ये चीज आपके अंदर इंटीग्रेट की गई है, ये चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड को पहले से ही पता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर नहीं भी पता रहती हैं, जैसे कुछ चीजें अगर आपको नहीं भी पता है, तो वो चीजें आप देख के सीखते हैं, ठीक है। आप सामने वाले को देखते हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि उनका एक्सप्रेशन कैसा है, तो उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ये चीज आप कॉन्शियसली नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, चलो हम यही सेम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आपके जो फ्रॉन हो जाता है, ये जो माथे पे आपके लाइंस आ जाती हैं, ये कोई आपने किसी ने सिखाया नहीं है ना आपको करना, ये चीज आपको खुद से आती है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट कम्स आउट अनकॉन्शियसली, यू डू इट अनकॉन्शियसली, आप बिना जाने बिना इंटेंशन लिए ये काम करते हैं। तो फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं ये आपको सिखाए नहीं जाते हैं, ये आप खुद ही करते हैं। चाहे आप उदास हैं, डरे हुए हैं, चाहे आप गुस्से में हैं, चाहे आप खुश हैं, ये सारे फेशियल एक्सप्रेशन से आपके पता चल जाता है, ये सारा इमोशंस आपका पता चल जाता है व्हेन दे लुक इनटू योर फेस, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो होता है दैट इज योर जेस्चर्स। जेस्चर्स क्या होता है, जेस्चर्स आपके मूवमेंट्स होते हैं, जब आप अपने बॉडी पार्ट्स को लेकर हाथ हिलाते हैं या सर हिलाते हैं, या फिर इस तरह इस तरह हिला रहे हैं, इस तरह हिला रहे हैं, हाथ ऐसे बुला रहे हैं या इस तरह कर रहे हैं, तो ये सारे एक्सप्रेशन क्या हैं, ये सारे जेस्चर्स क्या हैं, ये आपको बता रहे हैं अलग अलग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन
विदाउट सेइंग अ वर्ड, बिना एक वर्ड कहे आप बहुत सारी बात कह जाते हैं। इस तरह अगर हाथ हिला रहे हैं तो या तो हाय कर रहे हैं या फिर बाय कर रहे हैं। अब कैसे पता चलेगा हाय कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं? अगर आप उस पर्सन से मिल रहे हो तो ऑब्वियसली आप हाय कर रहे हो, अगर आप वहां से जा रहे हो तो आप उसको बाय कर रहे हो, राइट? तो ये भी जो जेस्चर्स हैं ये भी आपको किसी ने सिखाए नहीं है, आपने देख के सीख गए हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई रोड क्रॉस करना है तो आपको किसी ने ऐसा सिखाया तो नहीं होगा, हो सकता है किसी को सिखाया हो, लेकिन हर किसी को तो ऐसा नहीं सिखाया होगा कि अगर तुमको रोड क्रॉस करना है तो ऐसे हाथ दिखा दिया करो गाड़ी को तो वो रुक जाएगा। ये चीज आप देख देख के भी सीखते हैं, सिखाया भी जाता है, बहुत बार लोगों को सिखाया भी जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिखाया जाए। जेस्चर्स भी जो होते हैं ये आप देख देख के सीखते हैं, ठीक है? एंड जेस्चर इज नॉट ओनली फ्रॉम हैंड्स एंड योर हेड, ठीक है? जेस्चर्स आपके किसी भी बॉडी पार्ट से आप अगर मूवमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई बात आपको बहुत ही पेचीदा लगती है, आपने कई बार देखा होगा कि आई रोल का नाम सुना है? आई रोल का मतलब जैसे इस तरह आप आंखें करते हैं दिखाने के लिए कि बाप रे कितना फेंक रहा है, इस तरह का जो एक्सप्रेशन रहता है इसको भी जेस्चर कहते हैं, ठीक है? इसमें आप अपने आईज के मूवमेंट से या अपने फेस के मूवमेंट से बता रहे हैं कि आप साफ पता चल रहा है कि वो पर्सन जो है वो सच नहीं बोल रहा है या वो पर्सन बहुत ही एग्जैजरेट कर रहा है अपनी बात को, ठीक है? तो जेस्चर्स आर आल्सो फ्रॉम एनी बॉडी पार्ट, इफ यू आर मूविंग इट, आप कोई मूवमेंट कर रहे हैं अपने बॉडी पार्ट से तो वो सारे आपके जेस्चर होते हैं जो कि एक सिग्नल इंडिकेट करते हैं आपके रिसीवर को और वो समझ जाता है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट थिंग इज योर वॉइस। वॉइस जो आपका होता है, वॉइस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? वॉइस में आपका टोन, अच्छा कोई एंटर किया क्या? यस, वॉइस जो है मैम आपका, यस बच्चे। मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैम फेशियल एक्सप्रेशन जेस्चर्स? फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर में फर्क ये है कि फेशियल एक्सप्रेशन जैसे आप खुश हैं, ठीक है, तो आपके चेहरे पे स्माइल रहेगा, वो आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, ठीक है? अगर आप उदास हैं तो आपके फेस पे स्माइल नहीं रहेगा, आपका एक फ्रॉन रहेगा, आप इस तरह परेशान रहेंगे, तो ये शो कर रहा है कि आप परेशान हैं या आप उदास हैं, ठीक है? जेस्चर का मतलब होता है जब आप जानबूझ के कोई जेस्चर करते हैं, ठीक है? जानबूझ के हाथ हिला रहे हैं या फिर जानबूझ के आप जो है सर हिला रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लास में आप जैसे बैठते हैं तो टीचर पढ़ा रहा होता है, तो कई बच्चों की आदत होती है कि वो सर हिलाते हैं, क्यों हिलाते हैं? ये बताने के लिए कि हम सुन रहे हैं आपकी बात और हम समझ रहे हैं आपकी बात। तो जेस्चर जो होते हैं वो काफी हद तक आप इंटेंशनली करते हैं, लेकिन सिखाए जाते हैं आपको ये चीज, लेकिन आप ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार इंटेंशनली ही करेंगे, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि अनइंटेंशनली भी, जैसे मैंने अभी बताया जो एग्जाम्पल दिया कि कई बार जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनका अचानक जब भी वो समझ रहे हैं कोई बात टीचर से, तो उनकी आदत होती है कि वो सर हिलाते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा जबरदस्ती अपना सर हिला रहे होते हैं, कई बार उनकी आदत हो जाती है कि वो पढ़ते टाइम या जब लेक्चर अटेंड करते टाइम वो हमेशा अपना सर हिलाते हैं। तो अनकॉन्शियसली भी होता है, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है वो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कंट्रोल करने के लिए। जेस्चर्स जो होते हैं वो आपको सीखने पड़ते हैं देख कर, ठीक है? या आपको किसी को करते हुए आपने देखा हो या फिर किसी ने करके बताया हो कि अगर इस तरह हाथ हिलाओगे तो हाय होगा या इस तरह हाथ हिलाओगे तो बाय होगा। ये आपको सिखाया जाता है। जैसे बच्चे होते हैं, उनको घर में जब पापा जा रहे हैं काम करने या मम्मी जा रही हैं बाहर काम करने, तो उनको सिखाया जाता है कि ऐसे हाथ हिला के बाय करो उनको, राइट? तो ये जेस्चर्स होते हैं, ये आपको सिखाए जाते हैं, ठीक है? और जेस्चर्स आप किसी भी बॉडी पार्ट से कर सकते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन आपके सिर्फ फेस पे रहता है, ठीक है? जो आपका फेस का एक्सप्रेशन रहेगा वो आपका फेशियल एक्सप्रेशन रहता है, और वो अनइंटेंशनली होता है, बहुत हद तक अनइंटेंशनली होता है, ठीक है? कुछ कुछ जेस्चर तो मैम फोन में भी दिया होता है, जैसे कि शॉर्टकट 3 फिंगर 2 फिंगर या फिर ईयर के पास ले तो कॉल ऑटोमेटिक उठेगा, ये सब भी तो जेस्चर में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे एग्जाम में चीटिंग करनी है, ठीक है, मैम उस तरफ चली गई, आप लोग यहाँ पर लास्ट बेंच पे बैठे हैं, तो क्या करते हैं? ये यस कर मैम। हाँ, तो ये क्या हुआ? ये आपका जेस्चर हुआ, ठीक है? जब आप फिंगर्स के मूवमेंट के थ्रू उसे बता रहे हो कि थर्ड का सेकंड बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, दे विल अंडरस्टैंड इफ यू डू दिस जेस्चर,
दे विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर आस्किंग। तो ये भी आपका जेस्चर हो गया, ठीक है। यस मैम। ऑल राइट, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर जो एक चीज और बची, दैट इज योर वॉइस। वॉइस यानी कि जब मान लीजिए कि आपने देखा होगा जब लोगों को गुस्सा आता है तो कई बार उनकी वॉइस का टोन बदल जाता है, ठीक है। या फिर आपका कई बार ऐसा होता है कि जो जब लोग थके होते हैं तो एकदम वीक वॉइस निकल रही है, एकदम स्ट्रांग वॉइस बिल्कुल नहीं होती है, आपको कान लगा के सुनना पड़ता है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। या बीमार होते हैं तो आपकी वॉइस वीक होती है, ठीक है, आपको एकदम सुनना पड़ता है जोर लगा के कि क्या बोलना चाह रहा है वो पर्सन। अगर आप स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है, तो आपकी वॉइस जो होती है वो बहुत दूर तक जाती है, आप आराम से उसको बात करते हैं। तो ये सारे जो वॉइस के वेरिएशन होते हैं ना, कि ऊंचा बोलना है या नीचा बोलना है, जोर से बोलना है या हाई पिच पे बोलना है। पिच का मतलब होता है जब आपकी वॉइस जो होती है पतली आती है, ठीक है। जैसे लड़कियों की वॉइस का पिच कम होता है, सॉरी हाई होता है, तो हाई का मतलब कि लड़कियों की वॉइस कम मतलब पतली होती है, ठीक है। और लड़कों की वॉइस थोड़ी मोटी होती है, इसका मतलब पिच आपका लो है, ठीक है। तो ये पिच वेरिएशन करना, ठीक है। जैसे मान लो आपने कभी कहानी अगर सुनी होगी, तो कहानी सुनाते सुनाते आपने सुना होगा कि वॉइसेस जो होती हैं, अलग अलग वॉइस आर्टिस्ट जो होते हैं वो अलग अलग वॉइसेस निकालते हैं। तो उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपना पिच जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरा पिच है, मैं जैसे बोलती हूँ मैं वैसे ही बोलती हूँ, मेरा पिच चेंज नहीं होता है क्योंकि मुझे नहीं आता है चेंज करने। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको आता है पिच अपना चेंज करने के लिए, वो लो वॉइस पे बोल सकते हैं, हाई वॉइस पे बोल सकते हैं, तो वो लोग डबिंग करते हैं मूवीज में, ठीक है। तो आपका जो वॉइस बताता है, मान लो कि अगर आप बहुत ही गहरी आवाज में बोल रहे हैं तो आपको माना जाता है कि आप सीरियस बात कर रहे हैं, ठीक है। चिल्ला रहे हैं तो हाई पिच आपका हो जाता है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर चिल्ला रहे हो तो क्या दिखाता है कि या तो आप परेशान हो या फिर डरे हुए हो या फिर आप सरप्राइज हो, ठीक है। ये सारे इमोशंस बताता है। तो आपका जो वॉइस का वेरिएशन हो रहा है, ये चीज समझाता है कि आपका क्या इमोशन उस टाइम आप गुजर रहे हैं, किस इमोशन से, ठीक है। एनी क्वेश्चंस दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टिल नाउ? जो भी चीजें बताई उसमें किसी को भी कोई डाउट? नो मैम। ऑल राइट, तो इससे भी और ज्यादा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज हो गया है थोड़ा टाइम ज्यादा, तो हम यहाँ पर पहले अटेंडेंस ले लेते हैं और इसका स्क्रीनशॉट सबको ही रख लेंगे जो मैंने बताया, दोनों ही स्क्रीन का। फर्स्ट वाले स्क्रीन का अगर किसी को छूट गया है तो अभी बता दो, आई विल चेंज द स्क्रीन फॉर यू। यस मैम, स्क्रॉल डाउन मैम। हाँ, स्क्रॉल नहीं, यहाँ पर ये आपका फर्स्ट स्क्रीन है, ये आप देख लीजिए आराम से और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये स्क्रीनशॉट रखिएगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपके सिलेबस में नहीं है कम्युनिकेशन पढ़ना। इसका मतलब ये नहीं कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं होनी चाहिए, आपको सब कुछ जानना जरूरी है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, जो भी जानेंगे उसका कहीं ना कोई काम आएगा। और ये आपको हेल्प करता है, ये जो बेसिक नॉलेज है ये आपको हेल्प करता है कि आप कैसे अपने ऑडियंस से कनेक्ट हो सकते हो। जब आप स्पीच बोलोगे, जब आप बात करोगे, जब आप इंटरव्यू अटेंड करोगे, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। जैसे आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन इंटरव्यू के टाइम कैसा रहना चाहिए, ठीक है। आपका नर्वसनेस जो है वो आप कैसे छुपाएंगे अपने फेस से, तो ये सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जेस्चर, जैसे बहुत लोगों को आदत होती है, मेरी भी है, जब मैं बात करती हूँ तो हाथ हिलाती हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन करती हूँ कोई चीज तो हाथ हिलाती हूँ। तो ये जो जेस्चर होता है ना, जब मैं पढ़ा रही हूँ तब ठीक है, जब मैं बात कर रही हूँ तब ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में ये अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो कहाँ आपको कौन सा जेस्चर करना है ये चीज पता होनी चाहिए। वॉइस जो है, अगर मान लो आपकी वॉइस जो है वो बहुत कमजोर है, तो ये बहुत लोग समझते हैं कि आप कमजोर हैं, ठीक है। मतलब आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको कमजोर समझने लगते हैं क्योंकि आपकी वॉइस कमजोर है, ठीक है। अगर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो बहुत लोग आपसे डरते हैं, ठीक है। क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि आप कॉन्फिडेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग को इवेलुएट करना है, जिसके थ्रू हम अपने आप में चेंजेस ला सके और जिसके थ्रू हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो सके। ऑल राइट, यस मैम, हम लोग को पता भी नहीं था ये चीज। कोई बात नहीं, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर और ये सारी ही चीजें इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि एक और चीज कहाँ गया वो, यस, ये चीज का भी आप स्क्रीनशॉट ले ले और ये समझा भी देती हूँ क्योंकि अभी 5 मिनट है हमारे पास टाइम। तो
पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है ये हम जान ले। पब्लिक स्पीकिंग मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि जो भी आप स्पीच बोलते हैं, डिबेट बोलते हैं या इंटरव्यू अटेंड करते हैं, ये सारी चीजें पब्लिक स्पीकिंग है। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग होता क्या है? पब्लिक स्पीकिंग इज द प्रोसेस एंड एक्ट ऑफ स्पीकिंग और गिविंग अ लेक्चर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल in a structured, deliberate manner intended to inform, influence और entertain us listening audience। इसका मतलब क्या हुआ कि पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप बोलते हैं, ठीक है, या लेक्चर देते हैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में, यानी कि आपने ये सोच के रखा है कि हम ऐसे ऐसे करके अपना हमारा ये प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर के थ्रू हम पहले ये बताएंगे। जैसे मैंने स्ट्रक्चराइज किया, मैंने पहले आपको कम्युनिकेशन का डेफिनेशन बताया, फिर उसका प्रोसेस समझाया, फिर उसके प्रोसेस में जो एलिमेंट्स हैं उसको समझाया, फिर आपको टाइप्स समझाया। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये स्ट्रक्चराइज वे में आपको बतानी है। डेलिबरेट का मतलब होता है जब आप जानबूझ के कोई चीज करते हैं। जैसे अगर मैं ये सेंटेंस बोलूं that he pushed me deliberately, मतलब उसने जानबूझ के मुझे धक्का दिया। ठीक है, तो deliberate manner मतलब आपको अपना इंटेंशन पता है कि किस इंटेंशन से आप वहां पर गए हैं बोलने के लिए। मान लीजिए आप स्पीच देने जा रहे हैं तो आपको पता है कि आप डेलिबरेटली मतलब अपने मन से वहां पर जा रहे हैं स्पीच देने के लिए। ठीक है, तो डेलिबरेट मैनर रहना चाहिए आपको, मतलब आपको पता रहना चाहिए, आप श्योर होने चाहिए और आप अपनी मर्जी से वहां पर जा रहे हैं। किस इंटेंशन से आप बोलने जा रहे हैं? या तो इन्फॉर्म करने के लिए, या फिर इन्फ्लुएंस करने के लिए, या फिर इंटरटेन करने के लिए। इन्फॉर्म करने का मतलब ये हुआ कि जब आप सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मान लीजिए अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल आपको दूं, जितने भी लेक्चर्स आप अटेंड करते हैं दैट इज फॉर द इन्फॉर्म पर्पस ओनली। ठीक है, हमारा जो टीचर्स के आप जितने भी क्लासेस अटेंड करते हैं वो आपका इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए है। तो ये हमारा जो लेक्चर्स होता है ये हम पब्लिक स्पीकिंग क्यों कर रहे हैं? ताकि हम आपको इन्फॉर्म कर सकें। और एक एग्जांपल जो बहुत ही ब्रॉड सेंस में अगर मैं दूं, तो जैसे मान लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो आपके होते हैं, ठीक है, जो मान लीजिए कि आरबीआई ने कुछ नया रूल निकाला तो आरबीआई के गवर्नर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। क्यों आते हैं? ताकि वो आपको ये इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने डिसीजन लिया, ये इन्फॉर्मेशन वो आपको पर्सनली थ्रू वेरियस मीडियम, टीवी चैनल्स के थ्रू आपको ये इन्फॉर्मेशन वो खुद से बता पाए, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि आपको डाटा तो हर जगह मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आरबीआई के गवर्नर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। इन्फॉर्मेशन आएगी, लेकिन उसको समझाना भी है कि किस तरह उस इन्फॉर्मेशन का आपको यूज करना है। ये सारी चीजें इन्फॉर्म करने के लिए, बताने के लिए वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है कि हमने ये नया रूल निकाला है और इससे हमारा ये फायदा होगा और ये डिसीजन हमने इस तरीके से लिया है। तो ये इंफॉर्मेशन के लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर्पस है आपका इन्फ्लुएंस करने के लिए। इन्फ्लुएंस जो आपने सुना होगा आजकल यूट्यूब पे, आपका जो इंस्टाग्राम ऐप है उस पे सब पे इन्फ्लुएंसर्स आते हैं। इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं? इन्फ्लुएंसर्स आपको यहाँ पर मोटिवेट करते हैं कुछ चीजें करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक इन्फ्लुएंसर है जो कि बहुत हेल्दी है और वो चाहता है कि उसने अपनी हेल्थ जैसे अच्छी की है वैसे बाकी लोग भी कर सके, तो वो क्या करेगा? वो अपना डाइट शेयर करता है कि वो क्या दिन भर में खाता है, वो अपना एक्सरसाइज रूटीन शेयर करता है कि वो किस किस टाइप की एक्सरसाइज करता है, कितने ड्यूरेशन के लिए करता है और किस टाइम करता है। तो ये सारी चीजें वो क्यों बता रहा है आपको? कोई तो रीजन होगा, आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए। और लास्ट थिंग है आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एंटरटेनमेंट के लिए, यानी कि जो भी चीजें आप पब्लिक स्पीकिंग में देखते हैं, आपकी मूवीज हो गई, आपके ड्रामाज हो गए, या फिर आपने आजकल देखा होगा स्टैंड अप कॉमेडी आजकल बहुत ट्रेंड में है। ठीक है, तो क्यों ट्रेंड में है? क्योंकि लोगों को यहाँ पर एंटरटेनमेंट मिल रहा है। तो वो भी एक तरह का पब्लिक स्पीकिंग है। जो किस लिए आप करते हैं, आपका इंटेंशन वहां पर है जो भी आपकी ऑडियंस है उसे एंटरटेन करने का। ठीक है, इसके हम और भी एग्जांपल्स पढ़ेंगे, बट आज टाइम हो गया है। आई हैव टेकन योर अटेंडेंस। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, इसको मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एनी डाउट्स? नो No, मैम। ma'am. चलिए तब यहाँ पर एंड करते हैं हम आज का सेशन और नेक्स्ट क्लास फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके।